तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 बाल विकास यानी कि सीडीपी की प्रैक्टिस सेट नंबर 13। यानी कि इससे पहले हम 12 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ साथ में जो अन्य परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हमने कवर किया है। इसमें आपका ईवीएस के भी प्रश्न हैं, ईवीएस के भी वीडियो हैं, आपकी गणित पेडागोजी की भी वीडियो अपलोड की है और बाल विकास की भी वीडियो अपलोड की है। तो ये बाल विकास की वीडियो नंबर 4 है और ओवरऑल बात करें तो प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप इन प्रश्नों को भी, इस सीरीज को भी कवर कर लेंगे तो आप आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। आराम से आपके 90 नंबर आ जाएंगे और आरक्षित वालों के आराम से 75 नंबर आ जाएंगे। तो लगातार जो वीडियो डल रही हैं, चाहे वो सीडीपी की हो, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे मैथ पेडागोजी की हो या फिर आपकी ईवीएस की हो, सभी वीडियो आपको देख लेनी है। ये एक अलग से प्लेलिस्ट में हम डाल रहे हैं। उस प्लेलिस्ट का नाम है एमपी टेट फ्री क्लासेज। उसमें ये सारी क्लासेस जा रही हैं। आप चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में विजिट करके वो सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सारी वीडियो सही समय पर आप तक पहुंच सकें और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा लेना। एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे। इसमें प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न होंगे और जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं, जैसे आपका एमपी टेट वर्ग 1 का हो गया, वर्ग 2 का हो गया, सीटेट का रिसेंट एग्जाम हुआ है, उनके भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कवर किया है, जिससे कि अगर लेवल कठिन भी आए उससे भी आप आसानी से सॉल्व कर सके। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार नर्तक व नाटककार में किस प्रकार की बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। आपके सिलेबस में बुद्धि जो चैप्टर है अलग से दिया गया है। 2 से 3 प्रश्न बुद्धि से जरूर पूछे जाएंगे सीडीपी के अंदर। तो ये सभी प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको हम यहाँ पर कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनके अनुसार जो नर्तक होते हैं, जो डांसर होते हैं और जो नाटककार होते हैं, उनमें किस प्रकार की बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। तार्किक एवं गणितीय बुद्धि, शारीरिक गतिज बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि या फिर भाषाई बुद्धि। आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि जो शारीरिक गतिज बुद्धि होती है वो इनके अंदर ज्यादा होती है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो गार्डनर के सिद्धांत में पहचानी गई बुद्धिमत्ता में से एक शारीरिक गतिज बुद्धि है, जो किसी के शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने और समन्वय करने, कुशलतापूर्वक संभालने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। यानी कि जो भी उसकी शारीरिक गतिविधियां होती हैं उनको किस तरह से संभालना है, किस तरह से समन्वय करना है, उसके बारे में बताती है शारीरिक गतिज बुद्धि। और जो डांसर होते हैं, देखते नहीं भैया कैसे कैसे डांस कर जाते हैं, पूरी शरीर ही तोड़ देते हैं, इतनी लचक, ऐसे हाथ पांव कैसे, मतलब पूरा बहुत मुश्किल हो जाता है डांस करना, लेकिन फिर भी वो कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शारीरिक गतिज बुद्धि जो होती है वो उनमें अधिक होती है। इसलिए जो नाटककार होते हैं, जो डांसर होते हैं, उनमें यह बुद्धि ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण वर्ष कौन सा है। कौन सा ऐसा वर्ष है जो बच्चों के विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। विकास का भी अलग से चैप्टर दिया है, यहां से भी 2 प्रश्न आपके आ सकते हैं एग्जाम में। तो इन्हीं में से वो प्रश्न आपके आ जाएंगे। पहले 6 से 8 वर्ष, पहले 6 वर्ष, पहले 3 वर्ष या फिर पहले 9 से 12 वर्ष। कौन से ऐसे वर्ष हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो शुरू के 6 वर्ष होते हैं वो बच्चों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? आइए देख लेते हैं। तो बच्चों के जीवन के पहले 6 वर्ष उनके समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस अवधि के दौरान बच्चों में तेजी से शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं। तो शुरू के 6 वर्षों में बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यही वो नींव है जो बच्चों को आगे बताएगी कि ये बच्चा आगे कैसे व्यवहार करने वाला है, क्या सीख रहा है, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इसके ऊपर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है। समावेशी शिक्षा के बारे में पहले आपको हम बता चुके हैं। तो किसकी आवश्यकता होती है। मानकीकृत पाठचर्या। अब यहाँ पर आपको मानकीकृत शब्द दिख जाए तो ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है, इसको तुरंत आपको गलत कर देना है, ठीक है। उसके बाद में है रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा, ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, ये भी गलत हो जाएगा। अगम्य अवधारणा, विविधता पर विचार। तो बताइए जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें किस पर जोर दिया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विविधता पर विचार किया जाता है। समावेशी कक्षा के बारे में आपको बताया था, हर तरह के बच्चे, चाहे वो आपके
मतलब गरीब बच्चे हों, अमीर बच्चे हों या अपंग बच्चे हों, विकलांग बच्चे हों, चाहे जैसे बच्चे हों, एक साथ में जहाँ पर पढ़ते हैं, उसे हम समावेशी कक्षा कहते हैं। तो समावेशी कक्षा में विविधता पर विचार किया जाता है, किसी भी तरह के बच्चे हों, हर तरह के बच्चों को पढ़ाया जाता है। देखिए, समावेशी शिक्षा के प्रकार एक इस प्रकार की शिक्षा है, जो पृष्ठभूमि, योग्यता, अधिगम की शैली परवाह किए बिना सभी विद्यार्थियों की विविधता को महत्व देती है एवं उनका सम्मान करती है। ठीक है? आप किसी भी बैकग्राउंड के हों, लेकिन समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आप लोग एक साथ बैठ करके एक जैसा अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका होगा? आप खुद भी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो समस्या समाधान कौशल को अगर बढ़ाना है किसी बच्चे के अंदर, तो कौन सा ऐसा तरीका होगा जिससे आप उनके समस्या समाधान कौशल को बढ़ा सकते हैं? देखिए, स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना, ये नेगेटिव टैग वर्ड है, हतोत्साहित तुरंत गलत कर देंगे। कठिन समस्या से बचने के लिए प्रोत्साहित करना, कि अगर कोई कठिन समस्या आपके सामने आ रही तो भाई उससे बच करके निकल जाओ, ये भी नेगेटिव अर्थ दे रहा है। उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, यानी पहले से ही कोई समस्या आने वाली है, उसका आपने समाधान पहले से ही तैयार कर दिया है, बिना किसी मेहनत के आप उन्हें अगर दे दे रहे हैं, तो ये भी आप बच्चों की आदत बिगाड़ रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत और ये भी गलत। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उन्हें बुद्धिमंथन करने और सहज अनुमान लगाने की अवसर देना। यानी कि कोई समस्या आ रही है तो उनसे बोलिए कि आप स्वयं से इस समस्या का हल निकालिए, स्वयं से सोचिए और खुद अनुमान लगा करके बताइए कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, तो समस्या समाधान कौशल समस्याओं को पहचानना और हल करने की क्षमता है। यह स्कूल, काम और जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। कहीं पर भी आप काम कीजिए, ये कौशल आपके अंदर ज़रूर होना चाहिए, समस्या समाधान कौशल। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 देखिए, रजनी जो है, एक रजनी नाम की लड़की है। रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रक्रिया की बुद्धि को दर्शाती है? यानी अगर वो एक बार किसी चीज़ को देख लेती है तो वो उसके माइंड में फिट हो जाती है, वो उसको बिल्कुल वैसा का वैसा उतार सकती है, वैसा का वैसा चित्र बना सकती है। तो बताइए उसमें कौन सी बुद्धि अधिक है? देखिए, भाषाई बुद्धि अधिक है, संगीतज्ञ बुद्धि अधिक है, स्थानिक बुद्धि अधिक है, या फिर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि उसके अंदर अधिक है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर स्थानिक बुद्धि है। अब ये स्थानिक बुद्धि क्या होती है, आइए देख लेते हैं। तो रजनी स्थानिक बुद्धि का प्रदर्शन करती है क्योंकि वह देखी गई वस्तुओं का मानसिक चित्रण और परिवर्तन करने में अच्छी है। यह क्षमता किसके अंदर होती है? तो जो लोग कला करते हैं, पेंटिंग, मूर्तिकला इत्यादि जैसे कार्यों को करते हैं, उनके अंदर स्थानिक बुद्धि अधिक होती है, क्योंकि वो चीज़ों को ज़्यादातर याद रख पाते हैं और उनको जैसे का तैसा बना देते हैं। तो स्थानिक बुद्धि उनके अंतर्गत अधिक पाई जाती है। अगला देखिए, हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का क्या अर्थ है? हमने आपको पहले ही बताया था, बुद्धि से 2 से 3 प्रश्न आपके आने वाले हैं और हार्वर्ड गार्डनर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बुद्धि के सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर दिए हैं, तो कौन-कौन से प्रश्न आ सकते हैं, वो सारे प्रश्न हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो इन्होंने जो बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं, उसका अर्थ क्या है? सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते हैं, ये बिल्कुल गलत है। भाई कोई कम समझ पाता है, कोई ज़्यादा समझ पाता है, तभी तो कोई महान बन जाता है, कोई वैसे का वैसा रह जाता है। अलग-अलग आयामों में लोगों की अलग-अलग योग्यताएँ होती हैं, ये बिल्कुल सही बात है। अगला देखिए, बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है। अब कहीं पर भी आपको केवल शब्द दिख जाए, तो ये भी नेगेटिव टैग वर्ड होता है, तुरंत आपको गलत कर देना है। अगला देखिए, बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है, फिर से आपको केवल वर्ड दिख गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। और जो केवल है और जो आपका रटना है, रट्टा है, ये सारी चीज़ें नेगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आती हैं। टैग वर्ड की एक हम अलग से क्लास लिख देंगे ले लेंगे, जिससे कि आप आसानी से टैग वर्ड के माध्यम से भी अपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकें। तो यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए और न ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, तो हार्वर्ड गार्डनर एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो ये भी पूछा जा सकता है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। गार्डनर का सिद्धांत बताता है कि लोगों में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है, जैसे भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, गणितीय, संगीतज्ञ, शारीरिक, गतिशील, स्थानिक, अंतर्वैयक्तिक, प्राकृतिक, ये इत्यादि बुद्धि हैं। तो ये बुद्धियों के नाम भी आपको याद रखना है, हो सकता है आपसे पूछ ले इनमें से कौन सी हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बताई गई बुद्धि है। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बुद्धि के नाम आपको याद रखने हैं, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिए गए थे। चलिए प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।
आपके अनुसार बच्चा किस अवस्था में समाजीकरण करता है? यानी कौन सी ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा समाज के साथ में घुलता मिलता है, समाज की चीज़ों को बातों बातों को सीखता है? देखिए, पूर्व बाल्यावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में या उपरोक्त सभी में, इन सभी में। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सारी अवस्थाएँ जो हैं, इनमें हमेशा बच्चा समाज के साथ में रहता है और कुछ न कुछ नया सीखता रहता है। तो ये सारी अवस्थाओं में बच्चा सीखता है। देखिए, तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति मापदंडों, नियमों और कौशल को अपनाने की कोशिश करता है ताकि उसे समाज द्वारा स्वीकार किया जा सके। और ये नियम, कौशल, मापदंड वो जिंदगी भर सीखता रहता है, यानी कि हर अवस्था में वह इन चीज़ों को सीखता है। तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, दृष्टिबाधित बच्चों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कोई ऐसा बच्चा है जिसको देखने में परेशानी होती है और उसको अगर आपको पढ़ाना है तो आपको क्या करना चाहिए? आइए ऑप्शन देखते हैं। परिवेश में सचित्र किसी भी चीज़ के लिए मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ना चाहिए। इन छात्रों को हस्तलिखित नोट्स देना चाहिए। अगर आप हाथों से लिखे उनको नोट्स देंगे लेकिन वो देखने में असमर्थ है तो पढ़ ही नहीं पाएगा, तो गलत हो जाएगा, एलिमिनेट कर दीजिए। केवल शब्द आपको देखने को मिल गया शुरू में, तो केवल से ही ये एलिमिनेट हो जाएगा, पढ़ लेते हैं। केवल शिक्षण विषय वस्तु के लिए ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। उन्हें विद्यालय के एक अलग वर्ग में रखना, क्यों अलग वर्ग में रखेंगे? समावेशी कक्षा में हमने आपको बताया है एक साथ में सब पढ़ेंगे, तो तीनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। एकमात्र ऑप्शन सही है, परिवेश में सचित्र किसी भी चीज़ के लिए मौखिक स्पष्टीकरण को जोड़ना। यानी कि आप जो है ताजमहल के बारे में पढ़ा रहे हैं, उसका चित्र दिखा रहे हैं, तो बच्चे को बोलते हुए भी सिखाएंगे कि भाई ये ताजमहल है, इसमें 4 मीनारें खड़ी हुई हैं चारों तरफ, पीछे यमुना नदी बह रही है। तो अगर देखने में असमर्थ होगा बच्चा तो वो सुन करके उस चीज़ को समझ लेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वही चीज़ बताई है। एक दृष्टिबाधित बच्चा ऐसा बच्चा होता है जिसकी दृष्टि उसके अधिगम और उपलब्धि में हस्तक्षेप करती है, यानी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ऐसे बच्चों को अधिगम कराते समय सचित्र किसी भी चीज़ के साथ साथ मौखिक स्पष्टीकरण यानी बोलना भी आपको चाहिए, बोलते हुए स्पष्टीकरण करना चाहिए। वीडियो पसंद आ रही तो भाई लाइक करके शेयर जरूर कर देना सभी दोस्तों के पास में। एक शिक्षक को खेल की कक्षा में विद्यार्थियों के साथ सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, क्यों? अगर कोई खेल का शिक्षक है तो बच्चों के साथ में साथ साथ खेलेगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा वो पूछा है। यह आपको मानसिक रूप से बच्चों के करीब लाता है, बिल्कुल सही बात है। इस तरह आप खेलकूद गतिविधियां भी कर सकते हैं। अगला देखिए, यह बच्चों को आपके साथ में सहज बनाता है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, तो ये सभी ऑप्शन सही हैं। अगर आप बच्चों के साथ में साथ साथ खेलेंगे तो मानसिक रूप से बच्चा आपके साथ में घुल मिल जाएगा। इस तरह से आप खेलकूद गतिविधियां आप भी जो है खेलकूद कर सकते हैं भाई, बच्चों के साथ में आप भी बच्चे बन सकते हैं। यह बच्चों को आपके साथ सहज बनाता है, बिल्कुल। बच्चों को शिक्षकों से डर नहीं लगना चाहिए, आपके साथ सहज रहना चाहिए, अपनी हर बात बता सकें, उसके लिए बच्चों के साथ घुलना मिलना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यही चीज़ जो हमने आपको बताई है, यही हमने यहाँ पर लिख दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? किसने बाल केंद्रित शिक्षा का निर्माण किया था? डीवी, जॉन डीवी, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी या फिर ऑप्शन नंबर डी है रूसो। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रूसो के द्वारा बाल केंद्रित शिक्षा का निर्माण किया गया था। देखिए, तो जीन रूसो एक फ्रांसीसी दार्शनिक हैं जिन्हें बाल केंद्रित शिक्षा के जनक के रूप में जाना जाता। इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा बनाई थी। उन्होंने रटना और किताबी अधिगम को रोकने के लिए इसे प्रस्तावित किया था, जिससे कि बच्चों को रटना नहीं पड़े, किताबों से ज़्यादातर नहीं पढ़ना पड़े, बच्चे मौखिक रूप से सीख सकें, उसके लिए उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा को बनाने का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न देखिए, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा? सीता को साइकिल चलाना आता है, तो उसी के आधार पर वो स्कूटर चलाना चाहती है, तो ऐसे में अगर वो कुछ बदलाव करेगी तो किसके अंतर्गत आ जाएगा? समायोजन, साम्य धारण, संतुलन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, समायोजन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार नए अनुभवों को समझने के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करना ही समायोजन कहलाता है। मतलब कि आपको पहले से थोड़ा आता है और थोड़ा आपने अपनी मेहनत करके सीख लिया, तो इसी को हम समायोजन कहते हैं। यानी कि उस समस्या के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। स्कीमा का क्या अर्थ होता है? स्कीमा का अर्थ होता है पूर्व का अनुभव, मतलब पहले से आपको जो चीज़ें पता हैं उसको हम स्कीमा के अंतर्गत रखते हैं। तो पहले से मान लीजिए उसको हैंडल मतलब संभालना आता है, क्योंकि साइकिल चलाते हैं, जैसे उसका हैंडल होता है वैसे स्कूटर का होता है, तो पहले से कुछ चीज़ें उसको पता है, कुछ चीज़ें उसने अपने आप को संशोधित करके सीख ली। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? यानी कि आपके जो भी अंग हैं, अगर आपके शारीरिक विकास हो रहा है तो वो अलग अलग लेवल पर विकास करते हैं। कौन सा ऐसा नियम बताता है? तो विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशी होता है, विकास एक असतत प्रक्रिया है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विकास की दिशा अधोगामी का मतलब होता है ऊपर उठती है, और शीर्षगामी का मतलब ऊपर नीचे चारों दिशाओं में जो है विकास होता है। अधोगामी का मतलब होता है नीचे, शीर्षगामी का मतलब होता है ऊपर। तो विकास हर दिशा में होता है, हर लेवल पर अलग अलग विकास होता है। देखिए, विकास से तात्पर्य व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन से है। इससे भी प्रक्रिया इसमें वे प्रक्रियाएं शामिल हैं जो आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित हैं, साथ ही वे जो पर्यावरण से प्रभावित होती हैं। आप कुछ चीज़ें जो है आपका आनुवांशिक रूप से आती हैं आपके अंदर, जैसे अगर कलर ब्लाइंडनेस आपके पिताजी को है तो वो आपके अंदर भी आ सकती है। तो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी आनुवंशिक रूप से आ जाती हैं। प्रत्येक बच्चे के विकास की दर भिन्न भिन्न हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में शरीर की वृद्धि तेजी से होती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में अपेक्षाकृत धीमी गति से होती है। तो अलग अलग लेवल पर शरीर की वृद्धि होती है, यानी अधोगामी भी होती है और शीर्षगामी भी होती है। देखिए, वातावरण के संपर्क में आने से बच्चों में कौन सा प्रेरक विकसित होता है? जब बच्चे वातावरण के संपर्क में आते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो उनमें कौन सा प्रेरक विकसित होता है? जन्मजात प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक, सामाजिक प्रेरक, या फिर शिक्षक प्रेरक? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक प्रेरक। यानी कि उनको वो चीज़ें जो समाज में चीज़ें दिखती हैं अपने आसपास, वो धीरे धीरे वो सीखने लगते हैं, तो सामाजिक प्रेरक विकसित होता है। देखिए, तो सामाजिक प्रेरकों का विकास कब तब होता है जब बच्चा अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है, जिसमें परिवार होते हैं, सहकर्मी होते हैं, समुदाय होता है और सांस्कृतिक प्रभाव शामिल होते हैं। ये सारे लोग जो है वो उसके इफेक्ट, मतलब उसके सीखने पर, समझने पर, देखने पर इफेक्ट डालते हैं। परिवार से मिलता जुलता है, सहकर्मी जो होते हैं आसपास काम करते रहते हैं, उनके साथ में मिलता जुलता बैठता है, तो चीज़ें वो सीखता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? ऑप्शन देखें, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45, या फिर अनुच्छेद 21 ए। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्टिकल 21 ए। तो क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 21 ए के अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। दिसंबर 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इस आर्टिकल को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो ये डेट भी एग्जैक्ट आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है, दूसरे क्रम की अवस्था कौन सी है? आइए देख लेते हैं। संवेदीगामक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चार अवस्थाओं के बारे में पियाजे जी ने बताया है। दूसरे नंबर की आपसे पूछ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक होता है, तो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो द्वितीय अवस्था के अंतर्गत आता है। नंबर 16 देखिए, साइकोमेट्रिक प्रशिक्षण में जी कारक का अस्तित्व किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जी कारक को किसने बताया था? बिनेट ने, बेवेज ने, थॉर्नडाइक ने, या फिर स्पीयरमैन ने? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर स्पीयरमैन के द्वारा बताया गया था। फैक्ट वाला प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला देखिए, निम्न में से बुद्धि की मुख्य विशेषता क्या है? बुद्धि कहते किसे हैं? तर्क की योग्यता को, बोध या समझने की क्षमता को, अपसारी चिंतन को, या फिर संवेगात्मक असफलता को? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोध या फिर समझने की क्षमता को ही बुद्धि कहा जाता है। भाई उसकी बुद्धि बहुत तेज है, क्यों? क्योंकि वो चीज़ों को जल्दी समझ लेता है, ठीक है, जल्दी याद कर लेता है। तो इसी को हम कहते हैं, बोध या समझने की क्षमता को ही बुद्धि कहा जाता है। देखिए, बुद्धि व्यक्ति को तर्क संगत रूप से सोचने और अपने पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से निपटने के लिए व्यक्ति की वैश्विक क्षमता को संदर्भित करती है। थोड़ा सा क्रिटिकल लैंग्वेज है, लेकिन हमने आपको समझा दिया। आपकी समझने की क्षमता कितनी तेज है, यही आपकी बुद्धि कहलाती है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 18 देखिए, एक छात्र मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। छात्र किस तरह से प्रेरित है? ऑप्शन देखते हैं। मतलब कोई ऐसा छात्र है जिसको मेडिकल में, यानी मान लीजिए उसको डॉक्टर बनना है, वो उसके लिए लगातार कड़ी मेहनत कर रहा है, तो किस तरह से वो प्रेरित है? आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से, व्यक्तिगत रूप से, या फिर कोई नहीं?
सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंतरिक रूप से प्रेरित है। आंतरिक रूप से कैसे प्रेरित है? अगर वो मेहनत कर रहा है तो वो अंदर से उसको लग रहा है मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी है, अंदर से उसके अंदर ये इच्छा हो रही है, इसलिए वो आंतरिक रूप से प्रेरित है। बाह्य रूप से क्या मतलब होता है? मान लीजिए किसी इनाम के लिए, मान लीजिए आप रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मैराथन दौड़ रहे हैं, तो किस लिए दौड़ रहे हैं कि आपके सामने दिख रहा है कि भाई ये 2100 रुपए का पुरस्कार हमको मिलेगा। तो ऐसे में जो बच्चा होता है वो बाहरी रूप से प्रेरित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, तो मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा को पास करने की कड़ी मेहनत करता है, इस बात को इंगित करती है कि प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए बच्चे की आंतरिक इच्छा है, बच्चा मन से मेहनत कर रहा है, तो ये आंतरिक इच्छा का सही एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन-सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो कौन-सा ऐसा ऑप्शन है जो सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो सीखने के कौन-कौन से नियम हैं, वो भी आपको बता देते हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम या फिर प्रभाव का नियम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो बहुअनुक्रिया का नियम है, ये कोई सीखने का नियम नहीं है। तो कौन-कौन से हैं, देख लीजिए। तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक के प्रणेता थॉर्नडाइक के द्वारा अधिगम के 3 नियम बताए गए थे। कौन-कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये 3 ही नियम हैं जो सीखने के नियम होते हैं और थॉर्नडाइक के द्वारा ये नियम दिए गए थे। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन-सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए समृद्धि कार्यक्रम नहीं है? जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उनके लिए कौन-सा जो है समृद्धि कार्यक्रम नहीं है? पाठ्यक्रम में समृद्धि, वर्ग उन्नति, विशिष्ट कक्षा का प्रबंध या फिर विशिष्ट आवासीय विद्यालय। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उनके लिए विशिष्ट आवासीय विद्यालय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद में ही इतने टैलेंटेड हैं कि खुद में ही चीज़ों को सीख लेंगे। तो विशिष्ट आवासीय जो विद्यालय होते हैं वो किसके लिए होते हैं, वो देख लीजिए। विशेष आवासीय विद्यालय उन स्कूलों को संदर्भित करता है जो समाज के सबसे कमज़ोर बच्चों की देखभाल करता है। जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनकी देखभाल के लिए इस तरह के आवासीय विद्यालय बनाए जाते हैं। तो जो टैलेंटेड की बात यहाँ पर की गई, तो टैलेंटेड लोगों के लिए इस तरह के आवासीय विद्यालयों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए, बच्चे निम्नलिखित में से सभी के माध्यम से लिंग भूमिकाएं प्राप्त करते हैं, सिवाय किसके? लिंग भूमिकाओं का अर्थ है कि जो भेदभाव होता है, कि तुम लड़का हो तो तुम मैथ लोगे, तुम लड़की हो तो तुम साइंस लोगे। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर नहीं देखने को मिलती हैं? देखिए, समाजीकरण में, समाज में तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। भाई वो लड़की है, तुमको ऐसे चलना है, ऐसे करना है, यहाँ पर नहीं जाना, वहाँ पर नहीं जाना। ये लड़का है, इसको फ्री है, बिल्कुल कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें समाज में तो देखने को मिलती हैं। संस्कृति में भी देखने को मिलती हैं, तुमको घूंघट करना पड़ेगा क्योंकि तुम लड़की हो। तो ये कहाँ पर संस्कृति में बताई गई है। ट्यूशन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता, आप आओ, बैठो, पढ़ो और जाओ, कोई मतलब नहीं है। आप लड़का हो, लड़की हो, सबको समान रूप से शिक्षा दी जाती है। तो देखिए, लिंग की भूमिका उनके जैविक तथा कथित लिंग के आधार पर समाज में एक पुरुष या महिला की भूमिका को संदर्भित करती है और यह एक नकारात्मक अवधारणा है, नेगेटिविटी यह समाज में फैली हुई है। ट्यूशन की बात करें तो ट्यूशन लिंग भूमिकाओं को प्रभावित नहीं करता है, व्याकुलता और व्यवधान को मुक्त करने के लिए वातावरण प्रदान करता है। ठीक है, तो वही जो बात हमने आपको बताई थी, ट्यूशन में किसी तरह का लिंग भेदभाव नहीं होता है। प्रश्न नंबर 22 देखिए, गुणज वैकल्प से जूझने वाले विद्यार्थी अक्सर किस क्षेत्र में चुनौती महसूस करते हैं? तो गुणज वैकल्प क्या होता है? तो ये भाई डिस्कैल्कुलिया को हिंदी में गुणज वैकल्प कहते हैं। आपने डिस्कैल्कुलिया पढ़ा होगा, लेकिन आपके सामने ही आ जाएगा तो आप भूल जाओगे, ठीक है ना? चलिए बताते हैं। गणित, गायन, दौड़ या फिर चित्रण। आइए आंसर देखिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जो गुणज वैकल्प होता है, जो डिस्कैल्कुलिया होता है, उसमें बच्चे गणित में पीछे रह जाते हैं। देखिए, तो डिस्कैल्कुलिया एक अधिगम अक्षमता है जो किसी व्यक्ति की संख्याओं और गणित की अवधारणा को समझने और उनके साथ कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो जो कैलकुलेशन होती है उसमें अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपकी डिस्कैल्कुलिया के अंतर्गत आएगी, गुणज वैकल्प के अंतर्गत आएगी। अगला देखिए प्रश्न नंबर 23, हाशिए पर स्थित समूह से आने वाले विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए? अब हाशिए पर कौन से बच्चे होते हैं? तो ऐसा समाज जो पिछड़े समूह के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि आपका ओबीसी हो गया, एससी हो गया, मतलब ऐसे जो होते हैं जो गरीब परिवार के, आप अगर ओबीसी एससी को अलग कर दीजिए, जो गरीब लोग होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, ठीक है, जो पीछे रह गए हैं किसी कारणवश, उनके साथ में आपको किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए, यह बोला जा रहा है। तो आइए देखते हैं। उसे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में अर्थहीन मानना चाहिए। फिर से निगेटिविटी दे रहा है, अर्थहीन क्यों मानेंगे भाई? वो भी तो बच्चा है, आप सिखाएंगे तो सीख जाएगा। तो ये निगेटिविटी दे रहा है, गलत हो जाएगा। उसे सम्मान देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। पॉजिटिव है, बिल्कुल सही बात है, उसको शामिल करना चाहिए। उसे नकार देना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसे दूसरे समूह में डाल देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। अगर वो हाशिए पर स्थित है तो क्या आप उसे दूसरे समूह डाल देंगे? तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर नंबर बी आपका सही आंसर होगा।
तो हाशिए पर स्थित समूह वे समूह हैं जिन्हें प्रायः मुख्य धारा के समाज से बाहर रखा जाता है, जो पिछड़े रह जाते हैं, पिछड़े वर्ग के जो होते हैं, उन्हें हाशिए पर स्थित समूह कहते हैं। जैसे आदिवासी हो गए, आपने सेंटलीज जो द्वीप है अंडमान निकोबार में, वहाँ पर देखा होगा, उन लोगों को पता नहीं कि नारियल क्या होता है, ठीक है ना? वो आज भी धनुष तीर से चलाते हैं, तो वो हाशिए पर स्थित लोग हैं, बहुत पिछड़े लोग हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 24। एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को डैश रूप में तथा शिक्षार्थियों को डैश रूप में अपेक्षित करती है। यानी कि जो प्रगतिशील कक्षा है वो कक्षा अध्यापकों को क्या बताती है और कक्षा के शिक्षार्थियों को क्या निरूपित करती है। देखिए, कक्षा अध्यापक को ज्ञान का प्रदाता और बच्चों को ज्ञान का निष्क्रिय। अब निष्क्रिय शब्द जहाँ पर आ जाए नेगेटिव है, गलत कर दीजिए। ठीक है। अगला देखिए, जानकारी का प्रभुत्व प्रभुत्व का स्रोत और अधीनस्थ प्रतिभागी। तो प्रभुत्व कभी भी नहीं होना चाहिए बच्चों पर। क्या आप शासन करना चाह रहे हैं? नहीं। तो प्रभुत्व भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, गलत कर दीजिए, दोनों गलत हो गए। अगला देखिए, सुसाधक कौमा ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी। हाँ, जो शिक्षक है उनको सुसाधक होना चाहिए और जो बच्चे हैं उनको ज्ञान के सृजन में सक्रिय रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जो सक्रिय शब्द है वो पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तानाशाह नेगेटिव है, अज्ञानी नेगेटिव है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। देखिए, तो एक प्रगतिशील कक्षा एक अधिगम का माहौल है जहां शिक्षक सुसाधक होते हैं और शिक्षार्थी ज्ञान सृजन करने के सक्रिय प्रतिभागी के रूप में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। आइए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना रहेगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, कितने नंबर आपके आए हैं। देखिए, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब कोई अवधारणा, कौन से अवधारणा के अंतर्गत बच्चे प्रभावी ढंग से सीखते हैं? सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, या फिर कोई नहीं। बच्चे कब सीखेंगे? पहले अगर उनको कठिन यानी जटिल बता दोगे तो वो तो पहले से ही फ्लॉप हो जाएंगे, तो गलत है। अमूर्त से मूर्त की ओर, अमूर्त नहीं, पहले मूर्त चीजें पहले आप उसको एग्जाम्पल दीजिए। ये ईंट है, इस ईंट में ये चीज है, रेत है, इसमें इसमें मिट्टी है, पहले चीजों को दिखाइए तब वो सीखेगा। उसके बाद उसको अमूर्त की ओर ले जाइए कि एक मतलब इस तरह की बिल्डिंग बन जाती है इससे। आप सोचिए बिल्डिंग कैसी होगी, तो पहले उनको ईंट के बारे में तो पता हो जाना चाहिए। तो पहले एग्जाम्पल दीजिए, पहले मूर्त चीज़ें उनको दिखाइए, फिर उनको अमूर्त की ओर ले जाइए। पहले सरल चीज़ें सिखाइए, फिर जटिल की ओर ले जाइए। तो दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले सामान्य चीज़ें सिखाइए, फिर उनको कोई विशिष्ट, कोई अलग सी चीज़ उनको सिखा सकते हैं। पहले सिंपल से स्टार्ट करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जब कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है तो बच्चे अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो ये आपका आज का प्रैक्टिस सेट हो गया। महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी आपके रिसेंट एग्जाम में आए थे और प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे, दोनों का समायोजन हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपके लिए फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जैसे राकेश यादव सर के क्लास नोट्स, नीतू मैम की इंग्लिश की बुक, एनसीईआरटी के नोट्स वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं। आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को 3 लोगों के पास में आपको जरूर शेयर करना है भाई। आप यही मान लीजिए, यही आपकी गुरुदक्षिणा है। 3 लोगों के पास में जरूर शेयर कीजिएगा और जो भी ग्रुप हो आपके पास उनके पास में भी जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल वीडियो, कल आपकी ईवीएस की वीडियो आएगी और उसके साथ साथ में आप कौन सी भाषा आपने ले रखी है, संस्कृत या इंग्लिश, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो उस हिसाब से जो है हम अगली वीडियो लेकर के आएंगे। ईवीएस की वीडियो कल आएगी, ये पक्का है। चलिए अब मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।